हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट और सेकंड मतलब फर्स्ट लेक्चर में ग्रेविटेशन के पढ़ा था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, फिर वो कैसे काम करता है। और फिर उसके बाद हमने फर्स्ट और केप्लर्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़े थे। फर्स्ट लॉ था द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सेकंड लॉ था द स्क्वायर ऑफ नहीं सॉरी सेकंड लॉ था द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? एक मिनट, मार्कर बंद हो। हंसती क्या है? कान के नीचे। हाँ तो अभी थर्ड लॉ में लिख रहा हूँ, तुम लोग हैंड राइटिंग समझेगी नहीं इसलिए एक और बार बोल के दिखा दूंगा। हाँ तो ये लॉ ऐसा कुछ है, बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर बहुत इजी है। तो द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल इधर वर्ड आएगा, मेरे को लिखने का मन नहीं कर रहा था उतना बड़ा, इसलिए मैंने प्रो साइन डाल दी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्या है देखो, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun। सिंपल एकदम सिंपली बताने जाएंगे ना तो सिंपली बता नहीं सकते, तो थोड़ा कंफ्यूजन होएगा स्टार्टिंग में, पर समझने का ट्राई करो। पीरियड मतलब समझ लो एक प्लैनेट है और ये सन है। ये एक पीरियड ये घूमता है इसके आजू बाजू सन के, तो क्या पीरियड मतलब एक टाइम लेगा उसके आजू बाजू घूमने के लिए, तो आजू बाजू घूमने के लिए टाइम लेगा। द स्क्वायर तो टाइम क्या होता है टी, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या बोला द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब ये रेवोल्यूशन जब सन के आजू बाजू करेगा तो उसका जो पीरियड का स्क्वायर होगा, हमने लिख लिया अराउंड द सन। रेवोल्यूशन अराउंड द सन मतलब एक वो उसको एक रेवोल्यूशनल एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन सीखा है 10th स्टैंडर्ड में, होता तो अक्कल होनी चाहिए। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, या एक चीज कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। और इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट बोल सकते हैं पर इनवर्स प्रोपोर्शन बोला जाता है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होती है, दूसरी कम होती तो एक बढ़ती है, या एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, मतलब ऑपोजिट होता है। पर यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ती है, और एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम होती है। तो कहाँ थे हम? हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब। अब क्यूब किस चीज का? क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। Directly proportional to the cube of the mean distance of the planet of the sun। क्यूब किस चीज का? क्यूब हमने ले लिया ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मतलब क्या हो जाता है, अब कोई भी सर्कल होता है, अगर ये सेंटर में है और इधर बाजू में है तो ये क्या बन जाता है? रेडियस। क्या बन जाता है? रेडियस। तो क्या होगा, ये रेडियस बन जाता है। तो जब इसका और इसका डिस्टेंस लेना होगा तुमको, तो क्या लेंगे? r। तो क्या हो जाएगा? r। कंफ्यूजिंग है। और एक बार, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इट मतलब
प्लैनेट, इट मतलब प्लैनेट, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ये सन था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये टाइम पीरियड ले लिया मतलब कितना टाइम लिया उसको, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पीरियड मतलब टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ले लिया हमने ऑफ द मीन डिस्टेंस मतलब इससे लेके इसका डिस्टेंस, तो क्या हो जाता है, ये लाइन बन जाती है, तो ये लाइन क्या होती है, एक सर्कल में रेडियस होती है, तो उसको क्या ले लेंगे हम आर, तो क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, इतना ही अच्छे से समझा सकता हूँ। और ये आता है उसके बाद इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब टाइम का जब स्क्वायर लोगे, इसके टाइम का, एक रेवोल्यूशन के टाइम का जब स्क्वायर लोगे तो वो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के क्यूब से, मतलब जब रेडियस का क्यूब भी बढ़ेगा तो टाइम का स्क्वायर भी बढ़ेगा, ऐसा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है। तो एकदम सिंपली बोला जाएगा तो जो इसका और इसका टाइम है, इसके देखो, ये सन है और ये प्लैनेट है, तो जो प्लैनेट का सन के अराउंड घूमने का टाइम है ना, वो टाइम डायरेक्टली, उसका जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके और इसके डिस्टेंस के क्यूब को। इतना ही सिंपली बोला जा सकता है, इसको ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है। अभी तुम लोग का पोर्शन भी बहुत कम हो गया, तो इतना इन डेप्थ पूछेंगे नहीं, सिर्फ 3 लॉज फर्स्ट और सेकंड का मतलब अच्छे समझा, इसका भी मैंने समझा दिया, जिसको समझा उसके बाद अच्छा है, इसको नहीं समझा ट्राई करो और लर्न करने का ट्राई करो, और मेरे से पूछ लेना अगर फिर से नहीं समझा तो। ओके, तो थर्ड लॉ हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ओके, तो केपलर लॉ हो गया। उसके बाद 4th पेज पे तुम्हारा पोर्शन पूरा कट हो चुका है, 5th पेज पे भी तुम्हारा पूरा कट हो चुका है। लास्ट की 3 लाइंस जो है वो मैं बता रहा हूँ कौन सी आने, मतलब कौन सी तुम्हें पढ़नी है। सॉरी, हाँ तो पेज नंबर 5 पे आओ, 4 कैंसिल कर दो, 4 पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। पेज नंबर 5 पे आओ, 5 पे लास्ट जो पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ 10 न्यूटन से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट पैराग्राफ देखो यहाँ पर। हाँ, तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है 10 न्यूटन कंक्लूडेड वाला, हाँ, तो वो पैराग्राफ में कौन सी लाइन, थर्ड लास्ट लाइन में देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर, थर्ड लास्ट line, the gravitational force is much weaker than other forces in nature, but it controls the universe and decides its future. This is possible because of the huge mass of planets, stars and other constituents of the universe. इनका बोलना क्या है, देखो मार्क कर लिया तुम लोग ने, और एक बार बोल रहा हूँ, वही पेज नंबर 5 पे लास्ट पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन जो चालू होती है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेज इन नेचर, और उसके लास्ट लाइन तक। इसका मतलब क्या है, इधर लिखने का जरूरत नहीं, से बता देता, इधर से रीड करो, तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक्स में देखो, और बता रहा हूँ तुम लोग को। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेज इन नेचर, मतलब जो अदर फोर्सेज इन नेचर, मतलब नेचर में बहुत सारे फोर्सेज, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक अकेला फोर्स नहीं है, बहुत अलग सारे फोर्सेज होते हैं जो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने साइंस लिया नहीं है, पर फिलहाल जितना मेरे को नॉलेज है बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट है, नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, पर ये केस में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही हमारे पूरा यूनिवर्स का फ्यूचर डिसाइड करता है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। अब तो लोग पूछोगे कैसे, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे, ये इसको क्या बोलते हैं, 7 प्लैनेट्स को मिला के गैलेक्सी ना, मिल्की वे, सोलर सिस्टम, हाँ, तो जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या, बीच में सन है, आजू बाजू 7-8 प्लैनेट्स घूम रहे, तो जो 7-8 प्लैनेट्स जो, सॉरी, हाँ, तो 7-8 प्लैनेट्स घूम रहे, तो जो 7-8 प्लैनेट्स है वो किसके फोर्स के अराउंड घूम रहे, सन है, सन के
का जो पावर है वो उनको उनके ऑर्बिट्स में होल्ड करके रखता है और वही ऑर्बिट्स में वो गोल 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 घूमते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक छोटा सा एग्जांपल हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे यूनिवर्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है, और वो उसका फ्यूचर भी डिसाइड करता है। फ्यूचर डिसाइड कैसे करता है, अब कोई किसी में आपट गया तो फूट गया, टूट गया, मास इधर उधर मतलब होता है, हमें दिखाई नहीं देता हमारे, क्योंकि हम लोग ऑर्बिट्स में स्पेसिफिकली, पर ऐसा होता है कभी कभी कोई दो स्टार्स आपस में कोलाइड हो जाते हैं या टूट जाते हैं, क्यों, वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और इतना वीक होके भी ये क्यों कंट्रोल करता है यूनिवर्स को, क्योंकि अर्थ, स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, इनका मास बहुत ज्यादा ह्यूज है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि तुम लोग को पता है कि इसमें मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स। तो इतने ह्यूज मास के साथ ऑब्वियसली फोर्स का भी थोड़ा पावर बढ़ ही जाता है। तो मैंने तुम लोग को बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मास पे डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा मास होगा, मास बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ही वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे चीजों को, तो उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है। तो ये पेज में इतना ही है। पेज नंबर 6 जो है उसमें तुम लोग को कुछ भी नहीं है, पेज नंबर 6 भी कैंसिल कर दो। और पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 पे भी तुम लोग को कुछ नहीं है, कैंसिल कर दो। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे भी तुम लोग को कुछ नहीं है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पे अब आता है मास एंड वेट, जो है बोर्ड में 110% क्वेश्चन आता है। फर्स्ट था केपलर लॉ, सेकंड है ये दो क्वेश्चन 110% आएंगे। तो अब फिर से इस पे ध्यान दो, मास एंड वेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तुम लोग को, बाकी सब वो मैंने जो बोला वो कैंसिल कर दो ध्यान से, तो नहीं आएगा उसमें से कुछ भी। मास, वेट, वेट क्या होता है पता है क्या? वेट, अपन कोई भी वेटिंग मशीन पे चढ़ते हैं, सॉरी वेइंग मशीन, तो जो हम कभी हम लोग कोई भी वेइंग मशीन पे चढ़ते तो ऐसा वो आता है 55 kg, 40 kg, 35 kg। तो इससे क्या पता चल रहा है कि weight is basically the force with which earth attracts you towards itself। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा पर समझने का ट्राई करो। क्या था? weight is the force with which earth attracts you to itself। मतलब क्या होता है पता है क्या? मैंने तुम लोग को बोला था कि जितना तुम्हारा जितना वजन ज्यादा होता है उतना ही ग्रेविटी ज्यादा, जितना ज्यादा होता है उतना ही ग्रेविटी ज्यादा होती है, और उसी वजह से ज्यादा उसमें अट्रैक्शन होता है फोर्स का। तो वेट है, अभी जिसका वेट 30 kg है, अभी देखो कोई भी तुम लोग ने एक पेपर दो, एक पेपर लो और एक पेपर को ऐसे छोड़ दो, पेपर ऐसा आराम से ऐसे 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 होके आराम से गिर जाता है विदाउट एनी नॉइज, कोई आवाज नहीं, कोई वाइब्रेट नहीं होता है। वो एक कबर्ट लो, कबर्ट को ऐसा थोड़े हाइट से नीचे गिराओ या धक्का दो या गिराओ, थोड़ा धूम आवाज, पहले आवाज आएगी, पहले साउंड आएगा, वाइब्रेशंस होंगे, फील होएगा कि कुछ गिरा। क्यों? क्योंकि उसका वेट ज्यादा था ऑब्वियसली और इसका वेट कम था पेपर का। पेपर का वेट कम था इसलिए अर्थ ने उसको कम फोर्स से अट्रैक्ट किया। समझ में आया? पेपर का वेट कम था इसलिए अर्थ ने उसको कम फोर्स से अट्रैक्ट किया, और कबर्ट का वेट ज्यादा था तो अर्थ ने उसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट किया। अब ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट किया तो ज्यादा फोर्स से कोलाइड हुआ, आवाज आई, टूटा नहीं टूटा वो चल, आवाज आई, वाइब्रेशंस क्रिएट हुए, वैसा। तो वेट इज द फोर्स विथ, नहीं है ना, वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स इटसेल्फ। Weight is the force with which earth attracts you towards itself। Weight is the force with which attracts, sorry, weight is the force with which earth attracts you towards itself। कितना समझा?
अब तुम लोग पूछोगे मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। हाँ, तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन एनी ऑब्जेक्ट। वेट, वेट मतलब वजन ज्यादा था तो अर्थ उसको ज्यादा ताकत से खींच रही थी। मास क्या होता है बताए? मास इज द अमाउंट, कोई भी चीज का कंटेंट अंदर भरा हुआ क्या है। जैसे कि अभी ब्रिक है, ब्रिक है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, तो वो कितने पार्टिकल से बनी है और उसका कितना केजीज में वेट आएगा वो उसका मास हो जाता है। जैसे कि अभी वेट देखो, वेट को है ना, अभी तुम लोग, अभी एक कंफ्यूजिंग पॉइंट लाता हूँ। वेट का जो यूनिट है जिससे काउंट किया जाता है वो है न्यूटन, वो है न्यूटन। तो लोगों ने नहीं, वेट हम लोग केजी में मेजर करते हैं, नहीं, साइंटिफिकली असली में न्यूटन से किया जाता है। और मास जो है उसका यूनिट है के जी। के जी इज द यूनिट फॉर मास, सॉरी यूनिट का यूनिट लिखिए, यूनिट फॉर मास, एंड न्यूटन इज द यूनिट फॉर वेट। अब तुम लोग बोल रहे थे कि वेट का केजी में होना चाहिए और मास का न्यूटन में होना चाहिए, नहीं। मैंने क्या बोला, वेट क्या है? वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स यू टूवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ एक फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रही है। किससे खींच रही है? फोर्स से खींच रही है। तो फोर्स का क्या यूनिट होता है? न्यूटन। कभी देखा है फोर्स का यूनिट केजी में है कि मेरे को बस 10 किलो का ताकत लगा उसने? नहीं, 10 यूनिट्स का ताकत लगाया। तो अर्थ 10 यूनिट्स का ताकत लगाएगी तब किसी चीज को खींच पाएगी। तो वेट क्या था? वेट इज द फोर्स विथ विच अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ कोई भी चीज को अपने तरफ खींचती है, तो किससे खींचती है? फोर्स से। तो फोर्स को क्या किस चीज से माना जाता है? ये यूनिट लिया है एन, एन से है। और एन मतलब न्यूटन, को लिख देता हूँ, तो भूल जाओगे। एन मतलब न्यूटन और केजी मतलब ऑब्वियसली किलोग्राम्स। और मैंने क्या बोला? मास इज द कंटेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज का मैटर कितना है, मतलब वो वजन कितना, उसका वजन। क्योंकि मास क्या, मास हम लोग को पता चला, हाँ इसका वजन इतना है, 10 किलो है, 15 किलो है, उसमें ताकत नहीं पता चल रहा है कि कितनी ताकत से अर्थ इसको खींच रहा है। मास अपने को पता चल रहा है कि उसका वजन कितना है। तो एक्चुअली इसलिए उसको क्या किलोग्राम से मेजर किया जाता है। तो ये यूनिट का 2 डिफरेंस हो गया। फिर अब वेट है ना, तुम लोग ने थोड़ा सोच ले, ऐसा तुम लोग को 10th स्टैंडर्ड में इतना फैसिनेटिंग नहीं लगेगा, और वेट हर प्लेनेट पे हर चीज का अलग होता है। अर्थ पे यहाँ जो 20 किलो की, यहाँ वो कोई अलग प्लेनेट पे 8 किलो की हो जाए, 7 किलो की हो जाए। मोस्टली सारे प्लैनेट्स की ग्रेविटी जितने हमारे सोलर सिस्टम है वो अर्थ से कम है। तो उधर क्या है, मून सबसे क्लोजेस्ट है मेरे हिसाब से, 1/6 है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो क्या था, सॉरी, हाँ, वेट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ जो चीज 20 किलो की है वहां वो दूसरे कोई प्लैनेट पे 8 किलो की हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, हर जगह, इनफैक्ट तुम लोग को पता है अर्थ पे भी चीजों का वजन अलग हो जाता है। नॉर्थ पोल में जाओ और सोने का जिसमें गोल्ड का वेट है ना वो बढ़ जाता है, और यहाँ पर गोल्ड का वेट थोड़ा कम हो जाता है। तो कैसा होता है पता है, अर्थ में भी वो पोल्स के वजह से, वो अभी इतना नहीं घुसूंगा मैं डिटेल में, पर इतना ही कि जितना डिस्टेंस मतलब जगह टू जगह चीज का वेट बदलता है। यहाँ अगर कोई 28 की है तो वहां 20 किलो की हो जाएगी। अभी मैं बोलने के लिए किलो बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अपना अंडरस्टैंडिंग है, पर तुम लोग एग्जाम में क्या लिखोगे, न्यूटन। अभी अपन न्यूटन में बात नहीं कर सकते। तो वेट कोई भी चीज का क्या है, इधर 22 किलो उधर 20 किलो, ऐसा चेंज होता है अर्थ पे। अब उसका फैक्टर्स जो है जिससे अपन को समझ आता है वो तुम लोग को कैंसिल कर दिया है, लॉजिक नहीं है बात में, पर कैंसिल कर दिया। तो अब तुम लोग को समझाने थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्या होता है बताएगा, अर्थ का ना हर जगह ना खींचने का पावर अलग होता है, इतना इजीली बता सकता। हर जगह अर्थ का कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचने का पावर अलग होता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता है उनके बीच में। देखो मैग्नेट्स रखो, इतने दूर मैग्नेट्स रखो तो नहीं खींच पाते, पर थोड़ा और पास लेके जाओ तो टक खींच के। तो क्या वैसा ही डिफरेंस अर्थ और ऑब्जेक्ट में हो जाता है। ज्यादा दूर रहेगा तो उस पर थोड़ी कम ताकत लगाते हैं, पास में रहेगा थोड़ी ज्यादा ताकत लगाते हैं। तो ये हो गया एक। तो अभी मैं तुम लोग को पॉइंट समझा रहा था कि वेट हर जगह अलग होता है हर चीज का। तो उससे क्या होता है,
weight changes according to places या इन यूनिवर्स, हर जगह अपना जो यूनिवर्स है हर जगह किसी भी चीज का वेट जो है वो बदलता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। यहाँ 20 है, वहां 22 है, वहां 8 है, 9 0 कुछ भी होता रहेगा यूनिवर्स में, हर जगह अलग अलग रहेगा। वेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी हाइट डिस्टेंस और वो सब चीजों का फैक्टर्स है, पर तुम लोग को हटा दिया तो वो पॉइंट भी हटा दिया मैंने। मतलब सिर्फ इतना सोचो, इतना समझो कि मैंने तुम लोग को जैसे बताया हर प्लैनेट पे हर चीज का वेट अलग होता है, तो क्या ऑब्वियसली एक पॉइंट क्या बन जाता है, वेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू प्लेसेस। मास, अब मास अभी देखो, मास हम लोग इधर दिखा रहे कि किलोग्राम में देखेंगे, पर एक्चुअली अब मास का मतलब क्या होता है पता है क्या, वो चीज में कितना कंटेंट है। अभी ये फोन है, ये फोन मेरे पास यहाँ फोन है और ये मैं मून पे भी लेके जाऊंगा तो भी ये फोन ही रहेगा, इसमें से इतना पार्ट उड़ नहीं जाएगा या उसका कुछ कम नहीं हो जाएगा। किलोग्राम्स में क्या हो रहा था कि हर जगह हर किसी भी चीज की खींचने की पावर चेंज हो रही थी, तो उसका वेट उस हिसाब से कम होता जा रहा था। पर ये जो फोन है यहाँ भी फोन रहेगा और मून पे लेके जाओगे तो मून पे भी फोन ही रहेगा। तो क्या इससे पता चलता है, मास इज कांस्टेंट। It never changes. It never changes. Mass, देखो क्या लिखा है, मास इज कांस्टेंट, इट नेवर चेंजेस, डोंट माइंड द हैंडराइटिंग। हाँ, तो मैंने समझाया कि वेट हर जगह चेंज होता है और मास हर जगह कांस्टेंट होता है। मम्मी तेरे को दिया था डी में। तुम लोग को अभी थोड़ा 1 मिनट पीछे जाओ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो डाइजेस्ट में तुम लोग का जो रहेगा डेफिनेशन वही लर्न कर लेना डाइजेस्ट है, वरना इधर से स्क्रीनशॉट ले लो। ये मेरे ओन वर्डिंग है, मैं तुम लोग को रेकमेंड करूंगा कि जाके डाइजेस्ट से लर्न करो, या टेक्स्ट बुक में है नहीं तो डाइजेस्ट से लर्न करो। तो 1 सेकेंड, हाँ 2 1 5 7, हाँ तो हमने पढ़ लिया। इसका ये 2 और एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा, 4 पॉइंट ही लिखने पड़ते, 2 मार्क के लिए आता है। तो एक पॉइंट क्या बताएगा, ये पॉइंट तुम लोग को समझाने के लिए थोड़ा दिमाग लगेगा, पर सेंटर पे वेट 0 हो जाता है पॉइंट था, तो ये वेट था यहाँ पर, मास। एक लास्ट पॉइंट क्या पता है क्या, कोई भी चीज को अगर अर्थ के सेंटर पे लेके जाओगे, कहाँ पर, सेंटर, बीच का जो बीच, ये अर्थ है और ये बीच का सेंटर, समझो ये 3D अर्थ है, ऐसी 3D अर्थ है, तो ये जो सेंटर है बीच का असली सेंटर, वहां पर दुनिया की कोई भी चीज का वजन हो जाता है 0। क्यों, हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटी है वो कहाँ होती है, डायरेक्टेड सेंटर के टुवर्ड्स होती है। फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, ग्रेविटी कहाँ अट्रैक्ट मेन करती है, सेंटर पे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर पर। हाँ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अगर कोई चीज तुम डायरेक्टली सेंटर पे रख दोगे तो उस पर फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर है तो फोर्स लग रहा है, तो उतना वजन अर्थ उसको कैलकुलेट, क्या है, वेट क्या था, द फोर्स विच अट्रैक्ट, वैसा। पर अभी वो सेंटर पे अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, वो सीधा सेंटर पे ही है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो वेट क्या हो जाता है, तो 0। तो क्या लिखोगे तुम लोग ये पॉइंट में, वेट, इधर वेट आएगा, वेट इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, वेट इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। और मास
मैंने बोला मास कभी चेंज नहीं होता है, मास इज कांस्टेंट। मास कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, मास इज कांस्टेंट। अगेन है तो एक जगह अगर तुम लोग ने लास्ट टाइम मास इज कांस्टेंट लिख दिया तो इधर लिख सकते हो तुम लोग मास इज नेवर जीरो। लास्ट टाइम तुम लोग ने लिखा कि मास इज दिस एंड मास इज कांस्टेंट लिखा था लास्ट पॉइंट में, तो यहाँ लिखोगे मास इज नेवर जीरो। तो मास और वेट का यही खत्म हुआ। हाँ, हमने डिफरेंशिएशन जो लिख आने वाला था वो भी कर लिया, डेफिनेशंस भी कर लिया और चीजों को समझ भी लिया इजीली। एक सेकेंड ना। हाँ, तो अभी आज का लास्ट चीज जो है जो हम पढ़ेंगे वो है एक्चुअली मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है अभी पढ़ाने को। पेज नंबर हो गया, स्टार्ट उससे ही किया था। हाँ, पेज नंबर 10 कट कर दो, उसमें तुम लोगों को कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 10 कट कर दो। फिर उसके बाद पेज नंबर 11 पे फ्री फॉल करके एक वो है, पर वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि लेट्स फाइंड आउट टुडे फॉर टुडे। माइंड माई इंग्लिश समटाइम्स गेट्स रॉन्ग। ओके, तो आज के लिए यही ख़त्म करेंगे। क्या क्या पढ़ा, केप्लर्स थर्ड लॉ 5 टाइम्स लिखना है, मास और उसका डिफरेंशिएशन 5 टाइम्स लिखना है, मास और वेट का डिफरेंशिएशन 5 टाइम्स लिखना है, केप्लर का थर्ड लॉ 5 टाइम्स लिखना है। और क्या पढ़ा हमने, और पढ़ा हाँ वो जो मतलब वो समझाया था ना मैंने तुम लोग को, पेज नंबर कौन से पेज नंबर पे था वो, हाँ पेज नंबर 7 पे जो लास्ट की 3 लाइन है वो 10 टाइम्स लिखनी है। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय।